नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन में। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। अब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर मेदिनीपुर में हमले की खबर सामने आई थी। बताया जा रहा है कि उन पर केजीटी ग्रामीण विधानसभा के पंचकुड़ी में हमला किया गया है। उनकी कार के शीशे तोड़े गए हैं। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, पश्चिमी मेदिनीपुर के दौरे पर मेरी गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, शीशे तोड़ दिए गए, मेरे पर्सनल स्टाफ पर भी हमला किया गया है, मुझे अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ रहा है। वहीं इसी पर मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बुधवार को पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ताड़का बताया है। ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रज्ञा ने ट्वीट कर कहा, मुमताज लोकतंत्र, हिंदुओं, बीजेपी के बंगाल के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, बलात्कार, हे कलंकिनी, बस। उन्होंने आगे लिखा कि ट्विटर फॉर टैट करना ही होगा, राष्ट्रपति शासन और एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण, बस यही एक उपाय है। प्रज्ञा ने बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि संतों और वीरों की भूमि पर ताड़का का शासन हो गया है, अब तो राम बनना ही होगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विजय ये संदेश देती है कि जनता ईमानदार है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का धन्यवाद देकर आगे और विकास के लिए बीजेपी को चुना है। चलिए, तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है, लगातार बंगाल में हिंसा जारी है। कभी टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यालय में तोड़फोड़ करते हैं, तो कभी इस तरह से केंद्रीय मंत्री पर हमला होना बेहद निंदनीय है। इस पर क्या कहते हैं टीएमसी के नेता और बीजेपी का इस पर क्या सवाल है, इसका भी हम रुख करेंगे। फिलहाल के लिए दूसरी ओर भोपाल लोकसभा सीट से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि बीजेपी से ही सांसद हैं, उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन प्रतिक्रिया व्यक्त करते करते उन्होंने ममता बनर्जी को ताड़का बता दिया है। इस तरह के बयान और इस तरह का जो कार्य किया जा रहा है, इस प्रदेश में हो रहा है, उसको लेकर आज हम सवाल करेंगे। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लगातार हिंसा होती नजर आ रही है, इस पर आज हम डिबेट करेंगे। चर्चा में हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, राहुल आनंद है हमारे साथ, बीजेपी का पक्ष रखेंगे ये, और दूसरी तरफ डॉक्टर दयाशंकर सिंह है, ये टीएमसी से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मेरा सवाल टीएमसी से होगा, प्रदेश में क्या हो रहा है सर, लगातार इस तरह की हिंसा? देखिए मुस्कान जी, जिस तरह से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टी के द्वारा, घटना बंगाल में घट रही है, उसके वीडियो जिम्मेदार आदमी जो देश में है उनके द्वारा ट्रेंड कराया जा रहा है, गलत मैसेज किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। पत्रकार एक जिंदा है, उसकी वीडियो दिखाई जा रही है कि वो टीएमसी के द्वारा मारा गया है। अब ये लोग एक पिक्चर की नाम तो मैं संभवतः अभी दिमाग से उतर गया है, अमरीश पुरी जब उस पिक्चर में पूरी तरह से जनता उसको नकार देती है तो पूरी तरह से आग लगवा देता है, तो क्या वो लोग उसी पिक्चर के आधार पे देश में लगाइएगा? एक मिनट दयाशंकर जी, बीजेपी पर आरोप बाद में लगाइएगा, पहले मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि प्रदेश में इस तरह की हिंसा, कानून व्यवस्था कहाँ है सर? सरकार हुआ है, क्या वो भारत का है कि वो बांग्लादेश की तस्वीर है? वो जमीन के विवाद के लिए उस महिला के साथ बांग्लादेश में ये सब हुआ है, तो ये कैसे चलाया जा रहा है और बंगाल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? वो जब पत्रकार जीवित है तो उसको कैसे दिखाया जा रहा है कि टीएमसी के द्वारा उसके ऊपर? वो सवाल मैं उनसे भी करूंगी सर। फिलहाल मेरा आपसे इतना सवाल, कानून व्यवस्था कहाँ है सर? इस तरह से केंद्रीय मंत्री पर इस तरह से हमला होना कहाँ तक सही है सर? केंद्रीय मंत्री के ऊपर हमला होना, तो जैसा आप बीज बोओगे वैसा फल लगेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप चुनाव जीत गए हैं, वो हार गई है, तो जैसा वो बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। आप उन पे लगातार इस तरह के हमले करते रहेंगे, क्या बात कर रहे हैं सर? पूरी बातें आप सुनिए,
पूरी बात को पहले क्लियर तो होने दीजिए। जी बताइए। खट्टर को कैसे लोग नहीं उतरने देते हैं सभा में, और इनके विधायकों को कैसे लोग मारते हैं और नंगा कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? बंगाल के ऊपर आरोप लगता है, क्या अदर स्टेटों में ऐसी घटनाएं होती है तो इसको क्यों नहीं बताया जाता है? जब आप पूरी तरह से आप घटना होती है ना सर, तो हम हर स्टेट का मुद्दा उठाते हैं, हम किसी में पक्षपात नहीं करते सर। यहाँ पे पक्षपात मुस्कान जी इस प्रकार से है कि जब बंगाल में घट रहा है, अभी चुनाव के दौर से गुजरा है, जिस तरह से आपस में ईर्ष्या को बोने का काम बीज किया गया है, और जनता ने तो जिस तरह से जो ये लोग जिस तरह से लोगों को ध्रुवीकरण कर रहे थे, लोगों के बीच में जहर बो रहे थे, लेकिन जनता ने प्रचंड बहुमत दीदी को दिया है। तो इसमें किसी की अगर जनता इनको दौड़ा रही है तो क्यों दौड़ा रही है, इनकी समस्या है ना जी। कि क्या एक मिनट बैठा हुआ है। एक मिनट, आपने जो भी आपने बयान दिया उस पर एक बार मैं बीजेपी से पक्ष ले लूं, उनका भी स्टार्टिंग कमेंट ले लेते हैं, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। राहुल आनंद जी, तमाम बातें आपने सुनी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए मुस्कान जी, सबसे अहम बात यह है जी कि जो बंगाल है वो राजनीतिक रंजिश का अखाड़ा रहा है, इससे कोई इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जिसके हाथ में सत्ता है, जो टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, वो शायद ये चीज को भूल रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है और मुहावरा है, जो इतिहास भूलते हैं वो इतिहास को दोहरा देते हैं। तो बंगाल में पहले भी इस प्रकार की घटनाएं घटती थी और उस समय टीएमसी के लोग पीटे जाते थे और आज बीजेपी के लोग मारे जा रहे हैं। फर्क बस इतना ही है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके हाथ में है और कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। इनको उसके ऊपर पकड़ व्यवस्था वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है जी, इनको इस पे पकड़ होनी चाहिए। आज इनका दौर है, कल भाजपा का भी दौर होगा। तो क्या ये यही बताना चाहेंगे कि हम भी यही काम करेंगे, जो बीज उन्होंने बोया है वो हम बोएंगे? बिल्कुल नहीं, हम इसके विरोध हैं। लेकिन रह गई बात कि अगर जनता ने आपको 214 सीटें दी हैं तो स्वागत है। अगर बीजेपी को भी 77 सीटें दी हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की भी बदलाव की आंधी में वो भी आपके साथ संघर्ष कर रही है। लेकिन अगर इस प्रकार की असंवेदनशील घटना घटेगी प्रदेश में, तो खास करके मंत्रियों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, तो ये अराजकता का माहौल आएगा जी। मैं बात कर लूं थोड़ी सी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। मैं बात कर लूं अगर उत्तर प्रदेश की, हालांकि ये विषय हमारा नहीं है, लेकिन मैं वहां से एक शब्द उठाना चाह रहा हूं कि जब योगी जी की शासन आई थी तो उस समय क्रिमिनल्स को मारे जा रहे थे और पुलिस एनकाउंटर करके उनको मार रही थी। उस समय कहा जाता था कि यहाँ अराजकता का माहौल आ चुका है, जबकि वहां मरने वाले क्रिमिनल्स होते थे। और जो मीडिया इस बातों को उठाया करता था कि वहां अराजकता का माहौल है, वहां डिक्टेटरशिप चल रहा है, वही मीडिया जो बंगाल पे आज मौन बैठा है, उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अभी वहां असहिष्णुता नहीं नजर आ रहा है? क्या लोग जो मर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, पश्चिम बंगाल में भी हमारा वही संविधान लागू होता है जो हमारे पूरे देश में लागू किया गया है। तो अगर कहीं कोई कमी है तो उसको आप खत्म करिए, क्योंकि ये जनता है, आज आपके साथ है, कल हमारे साथ भी होगी। हमें भी उन्होंने चुनकर 77 सीटें दी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हो सकता है कि बंगाल की धरती अभी हमें विपक्ष में सक्षम भूमिका निभाने के लिए रखी है। ठीक है राहुल आनंद जी, दयाशंकर जी के पास आना चाहूंगी मैं। दयाशंकर जी, अराजकता की तस्वीरें आपने देखी है, जब केंद्रीय मंत्री पर इस तरह का हमला है तो आम लोगों के क्या विसात? देखिए, अराजकता का माहौल गुजरात में भी देखा गया है। इतिहास की जो बात कर रहे हैं, क्या हुआ था, गोधरा कांड क्या है, दिल्ली में कैसे कांड हुए, पश्चिम बंगाल की कमान आपके हाथ में है? आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए, पश्चिम बंगाल की कमान क्या आपके हाथ में है? इतिहास बता रहा हूँ, इतिहास राहुल इतिहास का सर इतना समय नहीं है ना कि आप इतिहास की बात करें, आप अभी की बात कीजिए। आप गुजरात की बात क्यों करें सर? आपके एरिया में जो हो रहा है आप उससे बताइए ना। कानून व्यवस्था आपके एरिया में लचर है सर। जिस तरह से गुजरात में जब होगा तो वहां से बात करेंगे ना। और जिस तरह से वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, झूठे फेक न्यूज को वायरल किए जा रहे हैं इनके अकाउंट के द्वारा, तो ये क्या गुजरात और दिल्ली का माहौल बनाना चाहते हैं क्या बंगाल में? मतलब सीधे तौर पर यही है दयाशंकर जी कि आप नहीं मानेंगे, ये बात दयाशंकर जी सुनिए, आप ये बात कतई नहीं मानेंगे कि आपकी गलती है इसमें, कानून व्यवस्था लचर है, ये आप कतई नहीं मानेंगे। अगर आपको 2011 और 2011 और 2016 के बाद जनता ने आपको इतना बड़ा मताधिकार दिया है सर, इतना बड़ा उपाधि एक तरह से कह लीजिए, तीसरी बार ममता बनर्जी, तीसरी बार दीदी मुख्यमंत्री बनी है, उसके बाद भी इस तरह की आपकी बयानबाजी कतई
बर्दाश्त नहीं है सर, बिल्कुल भी सही नहीं है ये। आप मानते क्यों नहीं है कि अगर वहां पर कानून व्यवस्था लचर है, आप उसमें संभाल पाने में सक्षम नहीं है, तो आगे कर लेंगे, दोबारा इस तरह की हरकतें नहीं होंगी। आप ये बोलिए ना सर, आप बयान ही क्या दे रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से ये लोगों के द्वारा फेक वीडियो अराजकता फैलाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, देश की जनता जाग उठी है, समझ चुकी है। और रही बात, जब ये लोग हिंदू मुस्लिम किया करते थे तो इनको बता दें, ये लोग 200 सीट पार की तो 5 स्टेट में 200 सीट पार नहीं कर पाए। और 90% हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो था, 5 जिले बांकुड़ा, मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया, झारग्राम, इनमें इनको एक भी सीटें, ये 90% हिंदुओं का क्षेत्र रहा, लेकिन इनको क्यों नहीं सीटें मिली? तो ये जनता जाग चुकी है, कौन लोग अराजकता फैला रहे हैं, कैसे देश में किस तरह के माहौल बने हैं, कैसे किस प्रकार से कोरोना के द्वारा कैसे लोगों के द्वारा लोगों का ये कोर्ट तक को कहना पड़ रहा है कि जान गंवा रहे हैं, ये किस प्रकार की हिंसा है। किसानों की जानें चली गई, 400 किसान शहीद हो गए, ये किस प्रकार की हिंसा देश में कर रहे हैं। तो इन भी हिंसा पे ध्यान देना चाहिए, और इसमें किसी कानून व्यवस्था का और किसी का लेना देना नहीं है, इनके कृत्य कार्यों का ये संभवतः नतीजा आ रहा है। दयाशंकर जी, आपसे इस तरह के बयान की उम्मीद मुझे कतई नहीं थी, सच बता रही हूँ सर, इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। आप मान ही नहीं रहे हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था लचर है। कानून व्यवस्था किस प्रकार से लचर है? क्या एक आदमी लचर है सर के केंद्रीय मंत्री पर हमले हो रहे हैं सर, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है? खट्टर के ऊपर हमला हुए थे, विधायक को जूता मारकर उसको नंगा किया गया था। बहुत से स्थितियां, ये लोग क्या देश में अराजकता फैला रखे हैं, उल्टी सीधी खबर फैलाएंगे तो जनता है। जनता देखिए, कानून उसके लिए बना गया है जो कानून को लोग मानने वाले हैं, संविधान को लोग मानने वाले हैं। ये बताइए, दीदी के द्वारा कब नहीं कहा गया कि बंगाल में जो है अच्छा माहौल में रहिए? कब नहीं अपील किया गया कि सब लोग सर्वधर्म समभाव में रहिए, मानवता से प्रेम करिए? लेकिन जब आप ऐसा ही ट्रेंड चलाएंगे, देखिए जो भी दोषी लोग होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये लोग जो उल्टी सीधे हरकतें कर रहे हैं, लोगों को बदनाम कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और इस तरह के ट्रेंड चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये क्या कानून के दायरे में नहीं आता है? ये संविधान के दायरे में नहीं आता है? इनसे भी ये पूछा जाना चाहिए। उनसे मैं ये सवाल करूंगी सर कि उन्होंने इस तरह से क्यों किया, लेकिन आपको 4 बार बोलने के बाद आप ये बात कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। मुझे नहीं लगता कि आपके इस बयान में कोई सटीकता सत्यता है। राहुल आनंद जी, 1 मिनट दयाशंकर जी, राहुल आनंद जी, आपसे जानना चाहूंगे, तमाम बातें आपने उनकी सुनी, किस तरह से आपको उम्मीद थी कि वो किस तरह का बयान देंगे, और इस तरह की बयानबाजी कहां तक सही है सर? हाँ, देखिए, मुझे उम्मीद थी, जो मैं स्पष्ट बात बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद थी कि ये एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह अपने बयान को रखेंगे कि अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उसको ये मानेंगे। लेकिन ना इनकी मुखिया मानने को तैयार हैं। ममता बनर्जी जी भी जब मंच साझा करती थी तो उस समय भी ये बोल देती थी कि एक बार आने दो, फिर सबको देखूंगी। शायद ये याद होगा। अगर मुख्यमंत्री स्टेज से इस प्रकार की बातें को बोले तो इनके नेताओं से और कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है। दूसरी एक बात है कि इन्होंने जिन लोगों का मनोबल बढ़ा रखा है, ठीक, वो इनसे या तो कंट्रोल अब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब ममता दीदी जब बदलाव की भावना को लेकर जब आई थी तो वो वही चीज, मैंने जो अपने प्रारंभिक संबोधन में एक बात कहा कि वो इतिहास जो भूल जाते हैं वो इतिहास को रिपीट कर देते हैं। तो शायद वैसे ही स्थिति अभी बीजेपी की भी है कि कभी उनके पास भी 2 सीट हुआ करती थी, कभी हमारे पास भी 2 सीट हुआ करती थी, ठीक, कभी वो भी विपक्ष के लिए प्रयासरत थी, कभी हम भी हैं। अब वो कभी लड़ाई करती थी तो मार खाती थी, लाठियां चलती थी उनके ऊपर, तो हमें खास करके तकलीफ होती थी ये सुनकर कि बंगाल में क्या चल रहा है करके। लेकिन अगर उनके पार्टी के लोग अगर इस प्रकार की बयान देंगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो जो मंत्री पे हमला हुआ है वो किस चीज को सत्यापन करता है? तो कहीं ना कहीं ये लोग जो बार बार बोलते हैं कि जनता ने नकारा है, तो शायद एक बात ये जरूर भूल जाते हैं कि हमें जनता ने लगभग 38% के आसपास का वोट प्रतिशत हमारा भी बढ़ा है। आप इस चीज को मानिए, और यही काफी है हमें लक्ष्य को भेजने के लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि हम आपके सामने एक मजबूत विपक्ष के रूप में बैठ रहे हैं ताकि जनता के भरोसे पे हम खड़े उतरें। लेकिन
अगर कहीं कुछ समस्या होती है, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी शासित प्रदेशों में भी नहीं होती है, आपराधिक घटनाएं घटती हैं, अगर राजनीतिक रंजिशें होती हैं तो उस पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री को। ठीक है राहुल आनंद जी, रोकना चाहूंगे मैं आपको यहाँ पर, आपसे आपका बयान, आपका जो कमेंट है वो पूरा जरूर लूंगी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस स्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग, जिन्हां ने इस स्थान ते 5 भूतक सरीर नूं त्यागना कीता। धन गुरु अमरदास जी दे हुक्म सदका धन गुरु रामदास जी ने जिस नगरी दी नींह रखी उस दा नाम गुरु का ਚੱਕ रखिया ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना कर सतगुरु का फरमान है। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लिया न जाई। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा की ओर रुख करेंगे। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है उस पर आपने तमाम सुने कि दोनों नेताओं ने क्या कुछ अपने पक्ष रखे, लेकिन अब अगला सवाल मेरा राहुल आनंद जी आपसे है। प्रज्ञा ठाकुर, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि आपने जो पहला कमेंट करना था वो भी पूरा कीजिएगा, साथ ही प्रज्ञा ठाकुर पर भी उन्होंने एक बयान दिया है ममता बनर्जी पर, उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? बयान तो पता होगा ना आपको? मुझे बयान एक बार बता देंगी तो अच्छा रहेगा, मैं अपडेट करूंगा। बिल्कुल, ममता बनर्जी पर कहा है प्रज्ञा ठाकुर ने, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, कि पश्चिम बंगाल में ताड़का का शासन आ चुका है और किसी को राम बनना होगा। ये कहां तक सही है सर? अगर हम टीएमसी से सवाल कर रहे हैं तो गलतियां तो आपकी तरफ से भी है ना सर, इस तरह के बयान? देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा और मैं अपनी बातों को आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि प्रज्ञा ठाकुर जी का जो बयान आया है वो आया है आपको कि असत्य पे सत्य की विजय को लेकर आया है। तो आपने देखा होगा उन्होंने जिसका भी नाम लिया है और श्री राम का नाम जो लिया है वो इसलिए लिया है कि अगर उनके भी राज में इस प्रकार की घटना घटी थी, रावण भी बहुत बुद्धिमान था और बहुत ज्यादा घमंडी था, वो जानता था कि मेरा सर्वनाश होना है इसके हाथ से, लेकिन फिर भी वो गलती करते थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक उसी प्रकार ये राहुल अगर आप देखें, आपने कहा कि सत्य पर, माफ कीजिएगा, सत्य पर सत्य की जीत का उन्होंने बयान दिया, लेकिन क्या ममता बनर्जी को ताड़का कहना सही है सर? इस तरह के बयानबाजी कहीं भी सही नहीं है सर। अगर हम टीएमसी से सवाल करें, एक सवाल और है आपके लिए अभी कि जिस तरह से फे एक पत्रकार निजी चैनल के हैं, उनको वो जिंदा है, उनको भी आपने इस तरह से पोस्ट किया सर, उनकी फोटो के साथ, ये तो पता होगा आपको। देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब भी कोई घटना घटती है तो उस समय की जो स्थिति होती है वो तत्काल स्थिति को लोग पोस्ट करते हैं। हो सकता है कि पोस्ट करते वक्त जिसने भी पोस्ट किया होगा उस समय की तत्काल घटना को देखकर उन्होंने पोस्ट किया होगा, लेकिन हम ईश्वर से सब लोग यही प्रार्थना करते हैं कि चाहे किसी के साथ ये घटना घटे तो वो जीवित रहे और बचा रहे, तो ये एक अच्छी बात है। तो वो घटना को उसमें जिक्र किया गया है उस पोस्ट के माध्यम से,
और जहां तक साध्वी जी के प्रश्न का सवाल है, उनके बयान का सवाल है, तो साध्वी जी अपनी भावना को प्रकट करना चाह रही हैं शब्दों के माध्यम से कि इस प्रकार की घटना घट रही है, ये नहीं घटनी चाहिए। नहीं तो केंद्र को राज्य में शासन लगाकर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो किसी के भी लोग मरे, चाहे वो बंगाल के लोग हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए हैं, जिसके वजह से हम किसी को चुन सकते हैं, किसी के साथ हो सकते हैं। तो इस चीज को ममता बनर्जी जी को समझना होगा और वहां बंगाल के टीएमसी के लोगों को भी समझना होगा कि ये हमारा लोकतंत्र है। अगर कभी प्रजा आपके साथ है तो कभी हमारे साथ भी होगी। ठीक है, इस बदलाव को एक्सेप्ट करना दयाशंकर जी होगा। आपके पास एक मिनट, दयाशंकर जी आपके पास आना चाहूंगी। आप बताइए एक बार फिर से वही सवाल आपसे, आप खुद ही बता दीजिए सर। क्या सवाल है? पश्चिम बंगाल में हिंसा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, तमाम तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जब केंद्रीय मंत्री आ रहे थे उनके साथ तमाम पुलिस बल भी था, लेकिन वहां पर भी वो उन्हें बचाते नहीं दिखे सर कहीं भी। आपको खुद तारिका है, हाँ जी, वो आज सांसद बन बैठी हैं। जी इनसे पहले उनके ऊपर कौन कौन सी आतंकवादियों वाली धारा चलती है और आज भी सर, चलती मैं जो है, आपसे सवाल कर रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए ना सर। किया जा रहा है। वो खुद हैं और उनके ऊपर कौन सी धाराएं चलती है ये तो सबको पता है, देश को पता है, पूरे विश्व को पता है। और वो व्यक्ति राम प्रभु को बदनाम कर रही हैं। तो देखिए ना, हम आपके चैनल पे भी कई बार चर्चा में कहा था कि आने वाले समय में जो ये राक्षसों का प्रकोप बढ़ रहा है, माँ दुर्गा उनका नाश करेंगी और दाढ़ी वाले बाबा जो बन के रविन्द्रनाथ टैगोर बन रही हैं उनको आसाराम बापू बना देंगे। और देखिए वो आसाराम बापू अब जो है चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रचंड हार हुई हर जगह वो छिप जाए। संभवतः इसी कारणों से उल्टे सीधे पोस्ट और इस तरह दयाशंकर जी, बंगाल में घटित हो रही है। दयाशंकर जी, माना कि आपको जनता ने एक बार फिर से जो समर्थन दिया है और एक बार फिर से जनता ने आपको बहुमत दिलाया है, लेकिन बीजेपी को भी सीटें मिली है और बीजेपी भी विपक्ष के रूप में उभरी है, और ये आपका फर्ज बनता है सर, ममता दीदी का फर्ज बनता है कि वो विपक्ष को साथ लेकर चले। तो क्या बीजेपी सेकेंड पायदान पे आ गई है तो उसका ये फर्ज बनता है कि बंगाल की जनता को गोधरा जैसे और दिल्ली जैसे कांड के लिए उल्टी सीधी फर्जी वीडियो शेयर करके ढकेले? क्या उसका ये फर्ज बनता है? ऐसी वीडियो शेयर करनी चाहिए? गलत करने का फर्ज किसी का नहीं बनता है सर, उनसे भी इस पर जवाब लिया जाएगा, लेकिन आप बताइए ना क्या आपका फर्ज नहीं बनता है? हमारे तरफ से देखिए, हम लोग मामाटी मानुष में विश्वास करने वाले लोग हैं, सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। दीदी ने स्पष्ट शपथ ग्रहण करने के बाद स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है हमारे प्रदेश में तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति ऐसे जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग भाजपा में, उनके अकाउंट से ये सब चीजें शेयर हो और जो देश चला रहा हो, विश्व की सबके लिए बड़ी पार्टी होने का दावा कर रहा हो, वो लोग ऐसा कार्य करते हैं तो हम लोगों को तो बड़ा इस तरस आता है कि जनता ने कैसी भूल कर दिया और इन लोगों को कैसे चुन दिया। और वो नतीजा आप देखिए। खैर अब दिल्ली दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, अब आगे देखिए दिल्ली का भी चुनाव होने हैं और जिला पंचायत, विधानसभा, क्या बोलते हैं, प्रधानी में इनका रिजल्ट आया है। इनकी कहानी जो है उत्तर प्रदेश में। आपने एक बात कही कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, ममता दीदी ने भी कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, अभी बैठक भी हुई थी उनकी, क्या कुछ एक्शन अभी तक लिया गया सर? देखिए अभी जांच चल रही है, एक्शन लिया जाएगा, जो भी लोग उसमें होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और जिस प्रकार से देश को और प्रदेश को गलत राह में मोड़ने, आप मुझे ये बता दीजिए इस मामले पर एक्शन कब लिया जाएगा? पश्चिम बंगाल में अराजकता कब खत्म होगी, कब लगाम लगेगी? किसी प्रकार का घटना घटित होती है तो वो जिम्मेदारी पोस्ट करने वाले लोगों की होगी और उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी तमाम यही खड़ा है सर दयाशंकर जी कि क्या एक नेता अपनी जनता से मिलने भी नहीं जा सकता है क्या पश्चिम बंगाल में? इतनी अराजकता, खुद वहां पर पुलिस मौजूद है, उनके साथ पुलिस मौजूद थी, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना, तमाम तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सर। रोज 4 से 5,000 10,000 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं ऑक्सीजन से, कोरोना से, लेकिन इसके लिए ये सरकार कभी विदेशों से सहयोग आ रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए
विदेश मीडिया में उसके राष्ट्रपति से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन हुआ कि नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। देश की जनता 4 से 5 हजार रोज जान गंवा रही है, इसके लिए किस पार्टी ने धरना किया? देश की सबके लिए बड़ी पार्टी होने के नाते उसने धरना किया कि नहीं, सबको डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको ऑक्सीजन मुहैया होनी चाहिए, सबको वैक्सीन प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये लोग अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए धरना प्रदर्शन, लेकिन 4 हजार 5 हजार लोग। तमाम बातें आपने सुनी, क्या कहेंगे इन पर? आरोप भी आप पर काफी लग रहे हैं सर। आरोप एक ये भी आप पर लग रहा है, मैं बताऊं आपको, एक तंज आप पर कसा जा रहा है कि शायद बीजेपी अपनी हार नहीं पचा पा रही है। देखिए, सबसे अच्छी बात ये है जी कि अब तक इन्होंने जितनी बातें कही हैं शंकर जी ने, उसमें कहीं भी आपको तार्किक बातें नहीं की हैं। आपने सवाल कुछ किया, जवाब इन्होंने कुछ दिया। ये उत्तर प्रदेश चले गए, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उत्तर प्रदेश पे 1 सेकंड बता दूं इनको डाटा। मैं आपको बता देना चाहूंगा दयाशंकर जी कि उत्तर प्रदेश में निर्दलीय सबसे ज्यादा जीत कर आए हैं, और उत्तर प्रदेश से ग्राम पंचायत चुनाव से विधानसभा का रूपरेखा नहीं तैयार होता है। एक आखिरी सवाल लूंगी आपसे। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, अभी मैंने साध्वी प्रज्ञा का भी जिक्र किया था। ट्वीट करने में तो बहुत आगे हैं वो सर, लेकिन तमाम कोरोना काल में कहीं भी वो लोगों की सहायता करते नहीं दिखी। भोपाल सीट से लोकसभा सांसद है वो, सांसद होने के बावजूद भी। देखिए, सहायता उनकी तरफ से दी जा रही है, लेकिन आपको शायद वो आगे नहीं आ रही, आप ये कहना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ उम्र का ध्यान रखते हुए वो पीछे हैं, क्योंकि 45 प्लस है और वो पेशेंट भी हैं, इसलिए वो पीछे हैं। लेकिन उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो लोग जरूर हैं वहां पर, वो लोग हर जगह पहुंचा रहे हैं मदद। और जहां तक वैक्सीन की बात है, तो वैक्सीन भी हर जगह मुहैया कराया जा रहा है और तेजी से कराया जा रहा है। और मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि अभी फिलहाल जो हमारी बात हो रही है वो पश्चिम बंगाल पे हो रही है, और पश्चिम बंगाल को किस प्रकार से अराजकता के माहौल से निकालना है, इसके ऊपर कोई रूपरेखा तैयार कर रखा है ममता दीदी ने, तो ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन फिलहाल बस यही समझ में आ रहा है कि ममता दीदी जो बातों को सुनना चाहती हैं, वही बातें वो चाहती हैं अब बीजेपी से भी सुनना, कि बीजेपी के लोग भी ममता दीदी का साथ दें और जो वो कहती है वही सच है। यही मनवाने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से उनकी पुलिस उस दिन मूक दर्शन बनी हुई थी, कल मूक दर्शन बनी हुई थी। जो वायोलेंस हो रही है, जो समस्या आ रही है, ठीक है राहुल आनंद जी, आपने ये कहा कि सवाल अभी पश्चिम बंगाल का है, सवाल पश्चिम बंगाल का था, लेकिन पश्चिम बंगाल पर ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो बयान था उस पर भी मैंने आपसे सवाल किया था। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, उस पर अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ममता दीदी, जिन पर तीसरी बार जनता ने अपना समर्थन दिया है और तीसरी बार जनता ने अपना विश्वास जताया है, क्या वो इस पर कोई एक्शन लेती है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।